Hello students, once again we are here and today is the third session of the topic books and burials. What books and burials tell us. ठीक है, तो हमने प्रीवियस सेशन में हमने रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में जाना, फिर हमने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानना शुरू करा, जिसमें हमने किंग what was the importance of king during the ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स एंड ऑफिशियल्स पर। तो मिनिस्टर, एडवाइज़र्स एंड ऑफिशियल्स को आप अंडरलाइन करें। द किंग वॉज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स। किंग को कौन असिस्ट करता था? मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स एंड ऑफिशियल्स इन चार्जेस ऑफ हिज ड्यूटीज़। जो भी ऑफिशियल्स या इंचार्जेस होते थे, एडवाइज़र्स होते थे, ये किंग को बहुत ज़्यादा मीन्स दे यूज़ टू असिस्ट द किंग। किंग को एक तरह के असिस्टेंस दिया करते थे। द चीफ अमंग देम वॉज द पुरोहिता। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस किसका था? पुरोहित का। हु वॉज एडवाइज द किंग इन रिलीजियस मैटर्स। जो राजा को रिलीजियस मैटर्स में एडवाइस करता था। एंड दोज रिलेटिंग टू मॉरल कंडक्ट, और जो मॉरल कंडक्ट को भी के लिए भी गाइड करता था किंग को। एंड नेक्स्ट टू हिम वॉज द सेनानी। सेनानी हु वॉज द हेड ऑफ द आर्मी। जो आर्मी हेड होता था उसे सेनानी कहा जाता था। इट इज़ इक्वल टू द मॉडर्न कमांडर इन चीफ। अगर हम आज के टाइम में मॉडर्न टाइम की बात करें तो जो हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं हमारे आर्मी के, इट वाज इक्वल टू दैट। ही लेड द फोर्सेस इन टाइम्स ऑफ वॉर। और जो कमांडर इन चीफ का काम होता था, सेनानी का काम क्या होता था? वॉर्स के टाइम पे अपनी आर्मीज़ को लीड करना। देन देयर वॉज, इसके बाद कौन होता था? देन देयर वॉज द ग्रामिनी। ग्रामिनी होता था उसके बाद। और ग्रामिनी का काम क्या होता था? विलेज हेडमैन। इसको विलेज हेडमैन को ये नाम दिया गया। एंड हु हेल्प द किंग इन लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ अ विलेज। जो राजा को विलेज से रिलेटेड अफेयर्स में सॉल्व करने में हेल्प किया करता था। There was decentralization of power and the king interfered very little in the village administration। और इस तरह से पावर्स को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था, पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। और किंग की बहुत कम इंटरफेरेंस होती थी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब है कि सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर दी गई थी, ड्यूटीज़ डिसाइड कर दी गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपने काम किया करते थे। और किंग को बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी कि वो विलेज अफेयर्स में या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करें। नेक्स्ट इज़ द सभा एंड द समिति। ये भी विलेज में होती है। देयर वर टू असेंबलीज कॉल्ड द सभा एंड द समिति। द सभा वॉज स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ द फैमिली। सभा क्या होती थी? स्मॉल ग्रुप्स होते थे, स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ एल्डर्स ऑफ द फैमिलीज। दिस कुड बी कॉल्ड द काउंसिल ऑफ द एल्डर्स ऑफ द विलेजेस। को हम काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी कह सकते हैं, जो कि विलेज के सब एल्डर्स की एक एसोसिएशन होती थी, ग्रुप होता था। द सभा, सभा क्या होता था? इनडायरेक्ट एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द किंग। सभा का क्लोज कॉन्टेक्ट होता था किंग से। द समिति ऑन द अदर हैंड, जबकि समिति कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल ऑफ द ट्राइब, जिसमें ट्राइब के सब लोग इन्वॉल्व होते थे। वेयर एनीबडी कुड गो एंड पुट फॉरवर्ड हिज व्यूज़ और गिव हिज सजेशंस। जहाँ पे हर पर्सन को ये राइट था, हर पर्सन को ये फ्रीडम की थी कि वो अपने सजेशन और व्यूज़ को फॉरवर्ड कर सके। द समिति वॉज दस द जनरल असेंबली। इस तरह से समिति को हम कह सकते हैं इट वॉज लाइक जनरल असेंबली। बोथ सभा एंड समिति टुक अप ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू द जन। जन मीन्स लोग, पीपल। दोनों ही ग्रुप्स, दोनों ही एसोसिएशन, सभा और समिति, दे टुक अप ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स। जो भी लोगों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते थे उसके लिए वो दे यूज़ टू हेल्प द किंग इन द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। ये हर तरह के अफेयर्स में किंग को हेल्प करते थे, किंग को अपने सजेशंस दे सकते थे। अब नेक्स्ट इज़, अब आइए मेगालिथ, अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मेगालिथ, बरियल साइट्स। बरियल साइट्स मैंने आपको बताया कि बरियल साइट्स क्या होते थे? डिस्पोज द प्लेसेस
of to dispose the डेड बॉडीज़, है ना। और उसके लिए मेगालिथ्स क्या करते थे, मेगालिथ्स को की क्या इम्पोर्टेंस थी। मेगालिथ्स वर द स्मॉल स्टोन बोल्डर्स, बड़े बड़े उस जगह पे स्टोन बोल्डर्स लगा दिए जाते थे टू आइडेंटिफाई फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस कि दीज प्लेसेस आर द बरियल साइट्स। ठीक है, तो ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स लगा दिए गए हैं बिकॉज इट इज़ बरियल साइट अ मेगालिथ ऑफ साउथ इंडिया। आप देख सकते हैं दीज आर द बरियल साइट्स ऑफ साउथ इंडिया। डू यू थिंक ओनली बुक्स कैन हेल्प यू टू रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट? क्या आपको लगता है सिर्फ बुक से ही आपको पास्ट के बारे में पता चलता है? नो, देयर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो लाइक द मेगालिथ्स। इसके साथ साथ हमें अदर सोर्सेज भी हेल्प करती हैं टू नो अबाउट द पास्ट, जैसे कि मेगालिथ्स। अब बरियल साइट से हमको कैसे हेल्प मिलती है? बरियल साइट से जब वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट डिगिंग का काम करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, देन दे गेट सो मैनी रिमेन्स which are been buried underground. They could be bones, they could be coins, they could be jewelry, they could be animal bones, grains, roasted grains. So these are the things, pottery, pieces of clothes. So those things, those remains which are being found through with the help of archaeologists, they are from the burial sites. और उससे हमें उस पास्ट के बारे में, उस पीरियड के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसा स्ट्रक्चर, स्केलेटन्स भी मिलते हैं। तो स्केलेटन से पता चलता है व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल साइट of the people during that period. ज्वेलरी मिलती है, तो ज्वेलरी किस चीज़ की, कॉइन्स भी मिलते हैं, कहीं कहीं तो बहुत सारे ख़जाने भी मिले हैं। तो कॉइन्स से हमें पता चलता है कॉइन्स हैव सम पंच मार्क्स ऑन देम। तो हमें उस पीरियड, और कभी कभी उस पर इंस्क्राइब्ड पिक्चर्स ऑफ रूलर्स भी हैं, इंस्क्राइब्ड डेट्स भी हमको मिली हैं। तो दिस वे दीज थिंग्स कुड help the archaeologists, and these things are helping the archaeologists to know about the past. तो अब हम इसको आगे चलें। ठीक है, तो मेगालिथ एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अब हम इसको आगे चलते हैं। मेगालिथ इज़ अ लार्ज स्टोन, अब इसको आप अंडरलाइन करेंगे। मेगालिथ एक्चुअली में क्या है? इट इज़ अ लार्ज स्टोन दैट हैज़ बीन यूज टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर, जिसको किसी स्ट्रक्चर को या मॉन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ किया गया है। ईदर अलोन, चाहे ये स्टोन एक बड़ा सा स्टोन अकेला यूज़ हुआ है, और टुगेदर विद अदर स्टोन्स, और उसके साथ और स्टोन्स भी कहीं यूज़ हुए हैं। तो दीज आर called megaliths. Sometimes the stones look like a stone fort. कभी कभी ये stones कैसे लगते हैं? एक stone fort की तरह। And other times they are just rocks that have been stood on end. कभी कभी ये fort लगता है, किला लगता है, कभी कभी ये लगता है कि सिर्फ एक stone खड़ा है, it's like just like a rock, and खड़ा है एक end से दूसरे end तक। Other megaliths look like big mounds of rocks. कुछ जगह पे बड़े बड़े mounds की तरह लगता है, but those mounds have secret chambers inside them. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो mounds तो हैं, मीन्स उनमें आप अंदर तो जा but they have some secret chambers, secret rooms inside them. The practice of setting of megaliths begin about, अंडरलाइन करेंगे ये कब शुरू हुआ मेगालिथ्स सेटिंग करना। इट was started in about 3000 years ago, 3000 साल पहले, and was prevalent throughout the Deccan, और ये बहुत ज़्यादा फेमस था, पॉपुलर था थ्रू डेक्कन में, साउथ इंडिया में, एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में। These were carefully arranged by people, ये लोगों के द्वारा बहुत केयरफुली अरेंज किए जाते थे, and were used to mark burial sites. मैंने जैसे आपको बताया कि ये किस लिए अरेंज किए जाते थे, to mark the burial sites, ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. कुछ surface पे हमको मिलेंगे, लेकिन कुछ हमको megaliths underground भी मिले हैं। And others megaliths burial often, sometimes archaeologists find a circle stone. कभी कभी
आर्कियोलॉजिस्ट को एक सर्कल ऑफ स्टोन मिला है, स्टोन बोल्डर और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि इंडिकेशन था कि यहाँ पे बरियल्स हैं इसके नीचे। All those burials have some common features. The skeletons found at some sites indicate that the height of people of that era was more than that of later periods. Height of people, they got to know. And इसके साथ और क्या मिला? Generally there were these burials are found with common pitchers. Pitchers means pots, baskets, utensils. pitchers का अगर आप literally meaning देखें घड़े, मटके, है ना? तो कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली हैं, बास्केट, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, टूल्स एंड वेपन्स, है ना? ये आप मैप भी देख सकते हैं, है ना? ये मैप भी दिख रहा है आपको कि हमको कौन कौन सी साइट्स मीन्स कौन कौन सी साइट्स किस किस एरा से रिलेटेड हैं। आप देखिए पैलेलिथिक साइट है जो कि पैलेलिथिक से रिलेटेड है, फिर न्यूलिथिक है, यू कैन सी द इंडिकेटर्स ऑल्सो, फिर मेगालिथिक है, अर्ली विलेजेस, यू कैन सी अर्ली विलेजेस हम देख सकते हैं, इनाम गांव इज़ अर्ली विलेज। फिर है मॉडर्न सिटीज़ आपको कौन सा दिख रहा है आपके मैप में? इट इज़ कोलकाता, मुंबई, यू कैन सी इन द मैप, ठीक है। सो दीज आर द मॉडर्न सिटीज़। हंगसी एंड कुरनूल केव्स हमको दिख रही पैलेलिथिक साइट्स, सो यू कैन सी इन दिस मैप, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। जनरली दीज बरियल साइट्स वर फाउंड विद सम पिक्चर्स, बास्केट्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, tools and weapons of iron and stone, and sometimes skeletons of horses, goats, etc. These things were buried with dead shows the belief of people. और ये जो skeletons हमको horses के और goats के मिले हैं, ये इसका क्या रीज़न है? ये क्या शो करता है कि ये लोगों का बिलीफ था उस पीरियड के कि दैट इन द अदर वर्ल्ड these things are perhaps buried to serve them in the next world. मीन्स जिस पर्सन के साथ, जिस स्केलेटन के साथ ये चीज़ें एनिमल स्केलेटन्स मिले हैं, तो इसके पीछे क्या लोगों का मानना था कि मे बी दीज पीपल विल बी सर्व बाय दीज एनिमल्स इन देयर नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल्सो। जो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं वहाँ पे भी उनको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, ये चीज़ें इनके यूज़ की हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बरी दीज थिंग्स विद देम। सो ये लोगों की इसके पीछे बिलीफ थी। अब हम आते हैं बरियल्स ऑफ इनाम गांव। इनाम गांव भी मैंने आपको बताया अर्ली विलेज। तो इसमें हम देखेंगे इनाम गांव में अगर हम देखें burials of Inam Gaon. Some burials found at Inam Gaon reveals the secrets of history. इनाम गांव के कुछ burials से ने secrets of history को reveal किया। इनाम गांव is a village in the Shirur तालुका of Pune district। अंडरलाइन कर लेंगे मिड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन कि इनाम गाँव कहाँ का विलेज है। इट वॉज इन शिरूर तालुका और ये किस डिस्ट्रिक्ट में? पुणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट, which is located 89 kilometer east of Pune city. The region around Inam Gaon forms a part of lower reaches। और the region जो इनाम गाँव के आसपास का रीजन है, it forms a part of lower reaches of the God River, the major tributary of Bhima। यहाँ पहुँचने के लिए गॉड रिवर के थ्रू जाया जाता है जो कि रिवर भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है। आर्कियोलॉजिस्ट कंडक्टेड एनालिसिस ऑन 165 बोन्स फाउंड इन द इनाम गाँव बरियल्स। और आर्कियोलॉजिस्ट ने 165 ह्यूमन स्केलेटन्स और बोन्स पे ये मीन्स एक रिसर्च करी है जो कि इस जगह से इन इनाम गाँव बरियल्स से मिली हैं। और उनका वो किस कंक्लूजन्स पर पहुँचे हैं, उनका कंक्लूजन क्या रहा इसके बाद? लेट अस सी। burials were generally यू कैन सी क्या कह रहा है ये कि बरियल्स वो जनरली क्या थे?
अंडर हाउस फ्लोर, ज़्यादातर जो ये बरियल्स थे ये हाउस फ्लोर के नीचे से मिले हैं. समटाइम्स इन द कोर्ट यार्ड, कभी कभी ये कहाँ से मिले, कोर्ट यार्ड, जो घरों के उस पीरियड के जो घर होते थे, हाउसेस होते थे, उनके कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन में से. दीज बरियल्स ऑल्सो रिवील द सोशल सेटअप ऑफ द सोसाइटी. इस बरियल से सोशल सेटअप भी पता चलता है उस टाइम की सोसाइटी का. द हिस्टोरियंस हैव ड्रॉन द कंक्लूजन दैट द रेक्टेंगुलर हाउसेज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मॉन बिलोंग टू द रिच क्लास. और ये माना जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट, ये हिस्टोरियंस इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि रेक्टेंगुलर हाउसेस इन द सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट के रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे, दे बिलोंग टू द रिच क्लास. वेयर ऑल द as the circular huts found outside the mound were of poor. और जो circular huts जो उसके बाहर के एरिया में मिली हैं, they belong to the poor people. दिस कंक्लूजन, इस तरह से इस कंक्लूजन के पर आने पे, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये किस फैक्ट पे बेस है, दैट द बोन्स फाउंड इन द रेक्टेंगुलर हाउसेस, जो रेक्टेंगुलर हाउसेस में बोन्स मिली हैं वो कैसी हैं, रिफ्लेक्ट अ मोर न्यूट्रिशियस डाइट, उसमें लोगों के जो स्केलेटन्स मिले हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स इट शोज़ दैट दे यूज टू गेट न्यूट्रिशियस डाइट. एंड दोज फाउंड इन द राउंड हर्ट्स, जो राउंड हर्ट्स में मिले हैं वो रिवील करते हैं द रिच और मर्चेंट क्लास एट मोर न्यूट्रिशियस फूड दैन द पुअर. तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, रिवील करती हैं उस पीरियड के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को वीट के सीड्स भी मिले हैं, एंड बार्ले भी मिले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीजन. न्यूमरस बोन्स ऑफ एनिमल्स बियरिंग कट मार्क, बहुत सारी ऐसी एनिमल बोन्स भी मिली जिस पे कट मार्क्स मिले हैं, इंडिकेटिंग दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एट फूड. ऐसा लगता है कि वो फूड के तौर पे यूज़ होते थे. दीज इंक्लूड कैटल, बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एज, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. It means these animals were used as the food during this period. Means they used to eat these animals during the Rigvedic period. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were कलेक्टेड. ऐसे भी एविडेंसेस मिले कि कुछ फ्रूट्स जैसे बेर, आमला, ये सब आप लोग भी खाते हैं, आज भी हम लोग को मिलते हैं. बेर, आमला, जामुन, डेट्स, बेरीज वर कलेक्टेड. ये इस तरह के फ्रूट्स कलेक्ट किए जाते थे, उनके सीड्स मिले हैं. तो डिफरेंट एविडेंसेस हैव बीन फाउंड बाय डिफरेंट पीपल, डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट, विच रिवील्स ऑल द फैक्ट्स related to this period. So this way we can say that only books are not there to help us to know about the past. We have some burial sites, some monuments also are there to tell us about the past, but some burial sites also tell us about the culture, what type of, means the way of living of the people of any period. So here I want to conclude this chapter. I hope you have understood. Do the practice question in your practice notebook as I have given you, and thank you and have a nice day.